फिक्स पाकिस्तान लिमिटेड। फिक्स पाकिस्तान लिमिटेड कौन है? लिस्टेड कंपनी है सर। एंगेज इन क्या है? मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ पर्सनल केयर एंड फूड केयर, पर्सनल केयर एंड फूड प्रोडक्ट्स। फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में कौन कौन से हेड्स होते हैं? नहीं मतलब कौन कौन से कॉलम सॉरी होते हैं? अकाउंटिंग हेड्स हो देंगे, डेबिट का कॉलम हो जाएंगे। डेबिट का कॉलम बने हुए, पढ़ना शुरू करेंगे। किसकी सेल? मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की। किसकी सेल? इंपोर्टेड गुड्स की। क्या एक से ज्यादा लाइन ऑफ बिजनेसेस हो सकते हैं? स्क्रैप सेल, अच्छा प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में रख के पढ़ते जाएं जरा। स्क्रैप सेल क्या चीज है? नहीं कहाँ आएगी स्क्रैप सेल, पता है आपको? स्क्रैप कुछ चीजें बेची, अदर इनकम, डिविडेंड इनकम। रिटर्न ऑन सेविंग अकाउंट कहाँ होगा? रिटर्न ऑन सेविंग अकाउंट का मीनिंग सोचे, दो देख के आगे, इंटरेस्ट इनकम या इंटरेस्ट एक्सपेंस। रिटर्न का क्या मतलब? रिटर्न वापसी, किस पे वापसी? तो सेविंग अकाउंट पे क्या वापस आना है? इंटरेस्ट इनकम या एक्सपेंस? इनकम पे क्यों फोकस है? दो अमाउंट क्रेडिट आ रही, रिटर्न ऑन सेविंग अकाउंट। सेल्स टैक्स किस पे और किस पे और किधर? क्या करेंगे इसका? सेल डिस्काउंट का क्या करेंगे? सेल डिस्काउंट का क्या होता है? सेल में से लेस होती है, चाहे ट्रेड वाली हो चाहे वो वाली भी हो। कोई ट्रेड के अलावा भी कोई डिस्काउंट होती है? अर्ली पेमेंट डिस्काउंट्स भी तो होती है। डिस्काउंट अलाउड का भी लफ्ज सुना आपने? डिस्काउंट अलाउड, अर्ली पेमेंट पे डिस्काउंट, अर्ली पैसे दें तो डिस्काउंट रिसीव भी हो जाती है। लेकिन डिस्काउंट कोई भी हो, कहां से माइनस होती है? सेल में से। रॉ मटेरियल का क्या क्या गिवन है? सॉरी रॉ मटेरियल का ओपनिंग है, वर्क इन प्रोसेस का ओपनिंग है, फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का ओपनिंग है, और फिनिश गुड्स इंपोर्टेड का ओपनिंग है। मैन्युफैक्चर्ड फिनिश गुड्स का मीनिंग क्या होगा? बनाई है। इंपोर्टेड का क्या मतलब होगा? ये लग रहा है कि ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग मिक्स हुई हुई है। इंपोर्ट का मतलब बाहर से परचेज करके खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, सॉरी बाहर से परचेज करके सेल कर रहे हैं। और मैन्युफैक्चर्ड का मतलब बना के बेच रहे हैं। परचेजेस किसकी आ गई? रॉ मटेरियल की। परचेजेस किसकी आ गई? इंपोर्टेड की। स्टोर्स एंड स्पेयर्स कंज्यूम्ड। नेक्स्ट पेज। अब स्टोर्स एंड स्पेयर्स कहाँ कंज्यूम होते हैं? होते क्या वैसे स्टोर्स एंड स्पेयर्स? नहीं फैक्ट्रीज में नहीं, खर्चा है, खर्चा है। लेकिन प्रॉब्लम असल में ये प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट अगर आप ध्यान में बनाए तो बन जाएगा फॉर्मेट। सबसे पहले क्या है? आगे अब कॉस्ट ऑफ सेल कैसे आती है? अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो ओपनिंग रॉ मटेरियल से शुरू करेंगे और पूरी स्टेटमेंट बना के फिनिश गुड्स आ जाएंगे। और अगर ट्रेडिंग बिजनेस है, ओपनिंग प्लस परचेजेस प्लस कैरिज माइनस क्लोजिंग करेंगे। और लग रहा है कि हमारा बिजनेस वो भी है और वो भी है। फिर ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, अदर इनकम आ जाएगी। अदर इनकम के बाद क्या हेडिंग आती है? एडमन सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंशियल चार्जेस। नहीं ऑपरेटिंग वर्ड नहीं है, ऑपरेटिंग की जगह एडमन सेलिंग, फाइनेंशियल, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स आफ्टर टैक्स। तो असल में ये एक्सपेंसेस का ब्रेकअप होना है कि इनमें कौन से खर्चे फैक्ट्री के हैं और कौन से खर्चे हेड ऑफिस के। तो रिलैक्स रहेगा, मेरा ख्याल है काफी चीजें भी आ जाएंगी। स्टोरेज एंड स्पेस कंज्यूम, वैसे स्टोरेज एंड स्पेस कहते किसे? ये बता रहे थे। ये इस मशीनरी के पार्ट्स को कहते हैं, स्पेयर पार्ट्स हैं मशीनरी के पार्ट्स। तो स्टोरेज एंड स्पेस कंज्यूम फैक्ट्री का खर्चा है। ये कंज्यूम मींस क्या होता है? क्या जो इस्तेमाल हुए वो एक्सपेंस है या जो खरीदे? तो जैसे इस्तेमाल हुए वो अमाउंट आपको बताई हुई ये खर्चा है, लेकिन ये फैक्ट्री का खर्चा है। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में जाए। सैलरीज एंड वेजेस एंड बेनिफिट्स, ये डेफिनेटली कहाँ भी हो सकती है, कहाँ भी, फैक्ट्री में भी, हेड ऑफिस में भी। तो इसका शायद हमें ब्रेकअप चाहिए, वो नीचे आएगा। इस तरह यूटिलिटीज, ये क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, डेप्रिसिएशन, ये भी खर्चा है। ये भी अगर हेड फैक्ट्री के एसेट्स का तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में आएगा। हेड ऑफिस का है, सेलिंग डिपार्टमेंट का है, तो नीचे ब्रेकअप आ रहे हैं। स्टेशनरी एंड ऑफिस एक्सपेंसेस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ये क्या चीज है? रिपेयर मेंटेनेंस, रिपेयर मेंटेनेंस नहीं मतलब रिपेयर मेंटेनेंस खर्चा है। एडवर्टाइजमेंट कौन सा खर्चा है? हाँ जी, कुछ चीजें ऑब्वियस होनी चाहिए, पता है आपको। तो ये आएगा सेलिंग, सेलिंग एक्सपेंसेस में। आउटवर्ड फ्रेट क्या? फ्रेट मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया,
ये कहाँ आएगा? सेलिंग में कैरेज इनवर्ड्स आता है वहां परचेजेस में। लीगल एंड प्रोफेशनल ये लिखते जाइएगा, जो छोटा सा मैं लिख रहा हूँ साथ। लीगल एंड प्रोफेशनल आएंगे एडमन में। ये क्या होता है लीगल एंड प्रोफेशनल? आइए 37 जेन में लाएंगे। लीगल एडवाइजर्स होते हैं तो अपने पैसे लेंगे और लीगल फीस है। ऑडिटर्स रेम्युनरेशन मैंने थोड़ी देर पहले शायद बताई है। एडमन में भी आ जाती है मेरा ख्याल, अदर्स लिख लें, अदर्स ज्यादा बेहतर है, एडमन या अदर्स। पहले क्या बताया था मैंने? एडमन ही ठीक है चलो। डोनेशंस, अदर्स, देन दो नीचे वर्ड्स आ रहे हैं, WPPF वर्कर्स प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड और वर्कर्स वेलफेयर फंड। शायद टैक्स में ये वर्ड्स हैं। अकाउंटिंग में इसकी स्टोरी ये है कि कंपनीज ने अपने वर्कर्स के बेनिफिट के लिए, गवर्नमेंट के दो इदारे हैं, गवर्नमेंट ने सॉरी कंपनी ने इन दो ऑर्गेनाइजेशंस को, जो कंपनी जो गवर्नमेंट ने एम्प्लॉइज के बेनिफिट के लिए बनाई हुई है, गवर्नमेंट ने वर्कर्स के बेनिफिट के लिए दो इदारे बनाए हुए हैं, वर्कर्स प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड एंड वर्कर्स वेलफेयर फंड। कंपनीज ने अपने वर्कर्स के बिहाफ पे इन इदारों को कंट्रीब्यूशंस जमा करवानी होती है, और फिर जब वर्कर्स को जरूरत पड़ती है तो वहां से फिर अपनी जरूरत के मुताबिक पैसे ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी वर्कर ने अपने किसी बच्चे की एजुकेशन के लिए पैसे लेने हैं, तो बेटी की शादी के लिए लेने हैं, तो वर्कर्स की वेलफेयर के लिए इदारे हैं। किसने कंट्रीब्यूशंस देनी है? कंपनी ने वर्कर्स के बिहाफ पे देनी है, फिर वर्कर्स को इसका बेनिफिट होता है। कंपनी के एंगल से बताएं कोई इस एक्सपेंस की एंट्री होगी? क्या एंट्री होगी? एक्सपेंस डेबिट होगा, पेबल क्रेडिट होगा, तो ये सिंपली एक्सपेंसेस हैं, अदर एक्सपेंसेस में आ जाएंगे। मेरी बात समझ आई? ये किसने ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है या किसने फंड्स बनाए हुए हैं? गवर्नमेंट ने किसकी वेलफेयर के लिए? वर्कर्स की। फिर कंपनीज की ये ड्यूटी, ये लॉ बने हुए हैं मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज में, फिर ये लॉज हैं कि कंपनीज ने कुछ सर्टन अमाउंट हर महीने हर वर्कर के हवाले से गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूशन जमा करवानी है, फिर वहां वो पैसे इकट्ठे होते हैं और फिर वर्कर्स की नीड के मुताबिक जो जो उसमें क्वालिफाई कर रहा होता है उसको फिर अकॉर्डिंगली पैसे मिल जाते हैं, अल्लाह करे। देन आगे नेक्स्ट वन, लॉस ऑन डिस्पोजल। ये क्या चीज है? और सर जी ये क्या चीज है सर? एक्सपेंस तो है लेकिन कौन सा एक्सपेंस है? अदर्स में आते हैं। अगर गेन होता, अदर इनकम में आ जाता। फाइनेंशियल चार्जेस कहाँ है? फाइनेंशियल चार्जेस, फाइनेंस कॉस्ट में। एक्सचेंज लॉस IAS 21 आ गया, ये कहाँ आना चाहिए? फॉरेक्स लॉस, एक्सचेंज लॉस। अदर एक्सपेंसेस में भी ठीक है, वैसे फाइनेंशियल चार्जेस में भी लिख लिया जाता है, लेकिन चले आप उधर से। अगर एक्सचेंज गेन हो तो अदर इनकम बन जाएगी, अदर एक्सपेंसेस। ये जरा एक सेकंड मेरी तरफ देख के ना पूरा फॉर्मेट की हेडिंग्स बोल दे। मेन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, आगे ग्रॉस प्रॉफिट, अदर इनकम, एडमन, सेलिंग, अदर्स, फाइनेंशियल, बिफोर टैक्स, टैक्स आफ्टर टैक्स। फाइनेंस चार्ज और लीज के है, फाइनेंशियल चार्जेस है, इंटरेस्ट और लीज है, फाइनेंशियल चार्जेस कैसे? तो ये भी दोनों, ये फाइनेंशियल चार्जेस में है, दो चीजें। एडिशनल इंफॉर्मेशन, पोजीशन ऑफ इन्वेंटरीज एट 31 दिसंबर। ऊपर कौन सी इन्वेंटरी आई थी? नहीं, ऊपर कौन सी इन्वेंटरी थी? 1 जनवरी मींस ओपनिंग, और 31 दिसंबर आप क्लोजिंग इन्वेंटरीज आ गई। The base of allocation of various expenses among cost of sale, distribution and admin expenses। कुछ expenses ऊपर ऐसे आए थे जो हर जगह हो सकते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल मींस फैक्ट्री में भी, हेड ऑफिस में भी और सेलिंग में भी। अब नीचे उसकी एक परसेंटेज आ रही है। सैलरीज एंड वेजेस ढूंढने रखे में कितनी अमाउंट थी टोटल, उसका ब्रेकअप होना है किस किस में, 55%, 30% और 15%, और एंड सो ऑन। डेप्रिसिएशन है, स्टेशनरी है, रिपेयर मेंटेनेंस है, यूटिलिटीज है। सैलरीज, वेजेस एंड बेनिफिट्स इंक्लूड कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान है। इसमें कंट्रीब्यूशन कौन कौन करता है? एम्प्लॉय भी करता है, एम्प्लॉयर भी करता है। तो ग्रेजुएटी फंड भी है, पेंशन फंड भी है, इसका सिर्फ एक डिस्क्लोजर होता है, वो फिर मैं डिस्कस करूंगा आपसे। ऑडिटर्स रेम्युनरेशन, डोनेशन वगैरह के डिस्क्लोजर भी पढ़े आपने, जरा हेल्प कर दीजिएगा। ऑडिटर्स रेम्युनरेशन इंक्लूड
टैक्सेशन सर्विसेज के पैसे भी हैं, आउट ऑफ पॉकेट का मतलब पता है, तो 4 मिलियन और 1 मिलियन। ऑडिटर्स रेम्युनरेशन जरा ढूंढे पिछले पेज पे, टोटल कितनी है? 13 है मेरा ख्याल। 13 में 4 के है, नहीं एक 4 टैक्सेशन है शायद, एक आउट ऑफ पॉकेट है, बाकी फिर ऑडिट की फीस निकल आएगी। डोनेशन इंक्लूड 5 million given to Dates Cancer Foundation. One of the company's director, Mr. Peanut, is a trustee. डोनेशन का होगा डिस्प्ले? हाँ जी, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टर का इंटरेस्ट है तो अमाउंट मैटर नहीं कर रही वैसे भी, लेकिन अमाउंट एक्सीड कर रही, लेकिन इस केस में लिमिट है भी नहीं। ये डायरेक्टर का इंटरेस्ट है। मिस्टर पीनट साहब जो है वो डेट्स कैंसर फाउंडेशन में ट्रस्टी बने हुए। IAS 12 जरा ध्यान में रहा, द टैक्स चार्ज फॉर द करंट ईयर 1440 मिलियन। क्या है ये? करंट टैक्स है, डबल एंट्री। टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस आ गए हैं, ये क्या होते हैं? टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस ही डेफर्ड टैक्स होता है? नहीं होता है। टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस से रेट लगता है, और फिर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी भी आ सकती है और एसेट भी आ सकते हैं। नहीं नहीं, नो नो नो। टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस से रेट लगाएंगे तो हमेशा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी ही आएगी। रेट लगाएंगे रखो 3120 35% से क्या आया? पिछले पेजेस पे, हाँ ठीक है, पिछले पेजेस पे, पिछले पेज पे ओपनिंग है। नहीं मेरा नहीं ख्याल है। डेफर्ड टैक्स का ओपनिंग ना होने की वजह से क्या यही वो आ गया सर? क्वेश्चन में फिगर्स ज्यादा है, बस प्लेस करनी है, फिगर्स ठीक ठाक ही हैं। हेडिंग्स लिखें। ये ऑनलाइन स्टूडेंट से इकट्ठे हो गए प्लीज। ये बिजनेस नेम सर, फर्स्ट पेज। क्या बनाना चाह रहे हैं सर? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। हाँ जी ठीक। नहीं फर्स्ट पेज तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस आएगा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस और स्टेटमेंट ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में कोई डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है, कहां तक कॉमन है? हेडिंग्स लिखते लिखते जरा बता दें, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद जो आएगी आपके सिलेबस में, उसमें से कौन कौन सी चीजें हैं? सोच सोच के राम राम से। नहीं यार, आराम से सोच सोच कर। डेफर्ड टैक्स तो सिर्फ नेट हो जाता है। कौन कौन से स्टैंडर्ड्स हैं जो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाते हैं? IAS 16 है, IAS 38 का सरप्लस है, वो तो एज इट इज है। टैक्स तो सिर्फ ये उससे नेट हो जाएगा। सरप्लस की एंट्री बना नहीं यार, सरप्लस की एंट्री यार खुद आगे एसेट डेबिट सरप्लस क्रेडिट मतलब ना करो यार। एसेट डेबिट सरप्लस क्रेडिट एक बार दोबारा ट्राई करें और रिलैक्स करें यार थोड़ा सा। अब ये सरप्लस अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में प्रेजेंट होना है, लेकिन अगर टैक्स इन्वॉल्व होगा तो एक और एंट्री हो जाएगी, लायबिलिटी क्रेडिट और सरप्लस डेबिट, तो ये तो आपस में नेट ऑफ होकर बस फिगर आ जाएगी, तो सरप्लस नहीं प्रेजेंट होना। सरप्लस IAS 16 में भी हो सकता है, IAS 38 में भी रिवैल्यूएशन मॉडल कल आपने पढ़ा, लेकिन अगर IAS 38 में रिवैल्यूएशन होनी है तो फेयर वैल्यू कहाँ से मिलनी चाहिए? बस ये डिफरेंस है, बाकी तो उसकी एंट्रीज तो सेम ही है सारी। और कोई स्टैंडर्ड IFRS 9 में कहाँ कहाँ जरा आराम से सोच के नेक्स्ट पेज पे आ जाए, नोट्स की हेडिंग लिखें और सोचते बताएं। 2 जगहों पे मेरा ख्याल, 3 जगह ढूंढे राम राम सोचते हेडिंग्स लिखते सोचे। 1 मिनट बाकी
अपना अपना 3 सोचा। IFRS 9 में 3 जगह ऐसी हैं जहां पे अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम में फिगर आती है। 1 मिनट हेडिंग लिख लें, हेडिंग जब पूरी हो रहेगी तब बताइए। नोट्स की हेडिंग बना रहे हैं नेक्स्ट पेज पर। एक पेज तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस के लिए हो गया ना, तो द सेकंड पेज स्टेटमेंट नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 17 है जी। डेट इंस्ट्रूमेंट्स में लाए, डेट इंस्ट्रूमेंट्स को मोटाइज कॉस्ट पे भी मेजर किया जा सकता है, उस केस में तो फेयर वैल्यू वैसे इग्नोर हो जाती है। देन डेट इंस्ट्रूमेंट्स को फेयर वैल्यू थ्रू अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम पे अगर रिकॉर्ड किया जाए तो फिर गेन हो या लॉस हो वो अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम में, और अगर फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट लॉस को मेजर किया जाए फिर फेयर वैल्यू चेंजेस अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम में नहीं आएंगे, वो प्रॉफिट लॉस में। अब जरा इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में, सॉरी इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स, उसमें एमोर्टाइज कॉस्ट मेथड से मेजरमेंट होती नहीं है। उसमें भी अगर फेयर वैल्यू थ्रू अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम मेथड हो तो गेन लॉस फिर अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम में जाएगा, और प्रॉफिट लॉस हो तो फिर अदरवाइज। लेकिन फाइनेंशियल लायबिलिटीज में जाएगा, फाइनेंशियल लायबिलिटीज को मेजर करने के कौन से तरीके हैं? मोटाइज कॉस्ट भी है और फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस है, उसमें अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम मेथड नहीं है। लेकिन फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस में अगर गेन लॉस बिकॉज ऑफ ओन क्रेडिट रिस्क आया हो तो फिर वो जो ओन क्रेडिट रिस्क वाला हिस्सा है वो अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम में जाता है। तो 1 2 3 4 5 चीजें हो गई शायद, 5 इन सेंस IAS 16, IAS 38 मतलब वो सरप्लस के एंगल से, और फाइनली IFRS 9 में 3 जगह। और कोई स्टैंडर्ड? IAS 41 का गेन लॉस कहाँ जाता है? IAS 41 कौन सा है? उसका गेन लॉस प्रॉफिट लॉस में जाता है। चलिए अब प्रॉफिट लॉस शुरू करें। रुपीज इन मिलियंस, बस पेन ना रुपए कंडी लिखी जाना है, बस मैं बताता रहता हूँ थोड़े से जो नोट्स बनने जैसे फिगर्स अवेलेबल है, लिखते ही रहना। और प्लीज जरूर मेरे साथ लिखें, ये धक्का का दिल नहीं करता। क्या ख्याल है? बनाना याद भी नहीं रहा। तो ठीक है, जो चीजें आप खुद कर लेंगे वो तो कर लेंगे, लेकिन इस तरह का काम मेरे साथ ही कर लें, मेरे साथ करने में बड़ी मुश्किल है। क्यों समी? सेल की हेडिंग ही लिखवा दें, सेल के स्पेलिंग ही बोल दें, ऐसे फंस रहे हैं लिख लें, लिखना आसान होता है जी। सबसे पहले क्या आ गया? सेल्स। अब डेटा ढूंढे, कंसंट्रेशन पर सेल्स में 1 2 3 4 चीजें जरा पहले ढूंढ लें। मैन्युफैक्चर्ड गुड की सेल है, इंपोर्टेड गुड की सेल है, लेकिन फिर 2 चीजें नीचे ढूंढे, एक सेल्स टैक्स लेस होना है और एक सेल्स डिस्काउंट है। नोट्स में नोट नंबर 1। अच्छा नहीं, नोट नंबर 1 इस तरह करें, वो कल बातें कुछ और भी याद कर लें। अगर फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन है वैसे क्या बिजनेस कर रही कंपनी, पहली हेडिंग जरा बताएं, फिर कल जरा देख के परसों कल नहीं पहली क्या लिखी थी? लीगल स्टेटस है कि बताया हुआ? एंड नेचर ऑफ बिजनेस बताया हुआ थोड़ा सा। लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी है मेरा ख्याल है, और फर्टिलाइजर्स में। हाँ जी, एक लाइन लिख दें बस, लिखें बिजनेस क्या है कंपनी का। Pakistan Limited is a listed company engaged in the business of manufacturing and marketing of personal care and food products. लिख देनी लाइन एज इट इज।
बिजनेस बताइएगा क्या यही द बिजनेस ऑफ पर्सनल केयर एंड फूड प्रोडक्ट्स। ये the second स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस जो लिखी थी कल ढूंढ के बताएं या आप दोबारा ट्राई करें अगर याद हो एक दफा लिखें these financial statements have been prepared these financial statements have been prepared in accordance with accounting and reporting standards as applicable in Pakistan. These comprise of IFRS and directives of Companies Act 2017. नोट नंबर 3 लिखें कौन सा लिखें नोट नंबर 3 हाँ जी सेल्स या टर्नओवर सेल्स रेवेन्यू ठीक है नहीं रेवेन्यू होता है नहीं सेल बट ठीक है मतलब कोई जरूरी नहीं है जी सर ये नोट बनाए सेल ऑफ सेल्स मैन्युफैक्चर्ड गुड्स मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की सेल है 56528 हाँ जी अब साथ साथ भी लेस कर सकते हैं एक दफा इकट्ठा करके भी लेस करते हैं imported goods sale of imported goods 1078 less sales tax अब ये दोनों पे ये इकट्ठा कर लें 10201 प्लस 53 ये ढूंढ लेके लिखेगा 30 फिगर्स क्वेश्चन से वैसे बोर्ड से ना देख के लिखना शुरू होता है लेस सेल्स डिस्काउंट 2594 सेल्स टैक्स याद आ जाएगा ये प्लस की जगह 10254 सेल्स का टोटल रुपीज इन मिलियंस एक दफा कहीं लिख लेना मिलियंस भी 57 और फाइनली नेट सेल्स नहीं 606 सेल्स टैक्स लेस हो गया नहीं मेरा फिगर्स ठीक है मेरा 57606 44758 जो अगर सेल्स अवेलेबल है तो सेल्स में से क्या क्या डिडक्शन दिखानी है सेल्स टैक्स अच्छा लेकिन सेल्स टैक्स की डेबिट फिगर हो तो फिर लेस करनी है स्क्रैप सेल अदर इनकम में लिखेंगे
नॉर्मल इनकम अलग, अदर इनकम अलग। 44758 आ गया अजय सर, जगह है। सेल रिटर्न्स है नहीं, हाँ जी डेफिनेटली सेल रिटर्न्स होगा, वो भी लेस होंगे। वो तो वैसे सेल में से लेस होनी थी, लेकिन दो इजाफी चीजें जो कंपनीज एक्ट ने कही, वो सेल्स टैक्स, सेल्स डिस्काउंट, सेल रिटर्न्स तो लेस होनी ही होनी है। जी नेक्स्ट हेडिंग सर। नोट नंबर लिखना जी, सेल के सामने हो गया नोट नंबर 1 सॉरी 3 सॉरी। जी कॉस्ट ऑफ सेल नोट नंबर 4 में इकट्ठे हो रहे हैं। अब यहाँ से काफी बड़ी बड़ी वर्किंग्स है। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स की वर्किंग होनी है, डेटा जरा पढ़े, गुड्स मैन्युफैक्चर करके भी सेल हो रही है, ये कैसे पता चला मुझे? पहले वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल भी बना और ट्रेडिंग गुड्स भी है, इंपोर्ट हो गए गुड्स बिक भी रही है। इंपोर्टेड गुड्स के जरा डाटा ढूंढना जरा, ओपनिंग स्टॉक है इंपोर्टेड फिनिश गुड्स का? है सर है, फिर नीचे जाएंगे तो परचेजेस है उनकी, और फिर एंड में जाएंगे तो पॉइंट 1 में क्लोजिंग स्टॉक भी है उनका। तो ये ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग मिक्स हो गया, तो डेफिनेटली कॉस्ट ऑफ सेल में दोनों चीजें आएंगी, दो वर्किंग्स हो जाएंगी। कॉस्ट ऑफ सेल में पहले हेडिंग लिखते हैं मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, पहले मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की वर्किंग कर लेंगे, फिर ट्रेडिंग गुड्स की, फिर इनको इकट्ठा करके टोटल कर लेंगे। बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकते हैं, ट्रेडिंग भी हो सकते हैं, और समटाइम्स दोनों भी हो सकते हैं। तो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की कॉस्ट ऑफ सेल अब कैसे आती है? प्लीज प्लीज प्लीज, स्टार्टिंग पॉइंट ओपनिंग फिनिश गुड्स यार, और यस सर ओपनिंग फिनिश गुड्स प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स, और फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कैसे आती है? मैं मानता हूँ यार, सोचें कॉस्ट ऑफ सेल्स, आप कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड तक लाएंगे ना, फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स आनी है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, स्टार्टिंग पॉइंट ओपनिंग फिनिश गुड्स, नो नहीं, ओपनिंग मैन्युफैक्चर्ड फिनिश गुड्स, opening manufactured finished goods 1 to 10 1 to 10 कैलकुलेटर्स पकड़ने की वर्किंग आ रही, प्लस क्या होना है? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ गई। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कैसे आनी है? अब ये आनी है रॉ मटेरियल से, डायरेक्ट लेबर ओवरहेड्स वगैरह, तो इसकी वर्किंग होगी। नेक्स्ट लिखना, नेक्स्ट ढूंढना जरा, क्लोजिंग फिनिश गुड्स मिल जाएंगे, क्लोजिंग फिनिश गुड्स, क्लोजिंग फिनिश गुड्स की अमाउंट है 1153। तो मैन्युफैक्चर्ड फिनिश गुड्स के लिए एक वर्किंग होनी है, सॉर्ट ऑफ पहले 4.1 नोट बना लो। क्या मतलब 4.1? इसी 4 में ही है हम, लेकिन उसी का एक हिस्सा होने लगा। एक लाइन छोड़ दें, फिर यहाँ से कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। जरूर छोटी छोटी ये चीजें रिवाइज करने से में। एनी कंफ्यूजन? अब कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कैसे आने? रॉ मटेरियल की पहले वर्किंग होनी है, रॉ मटेरियल कंज्यूम निकलना है। जी रॉ मटेरियल की वर्किंग शुरू करें। रॉ मटेरियल की वर्किंग में क्या आता है? ओपनिंग रॉ मटेरियल ढूंढना है, 1751। डाटा बहुत ज्यादा है, ढूंढते जाए। रॉ मटेरियल की परचेजेस ढूंढना है, 22603। रॉ मटेरियल परचेज रिटर्न्स ढूंढना है, अगर होती तो क्या करते?
कैरेज इनवर्ड्स फ्रेट ढूंढने रॉ मटेरियल से रिलेटेड। फ्रेट एक है तो सही, लेकिन वो कैरेज इनवर्ड्स है या आउटवर्ड्स है? अगर फ्रेट होता इनवर्ड्स ऐड होते हैं, जहाँ ऐसे करते खुदा का नाम ऐसे करते हैं, शुक्र है मल्टीप्लाई बोल। कैरेज आउटवर्ड्स कहाँ आता है? सेलिंग एक्सपेंसेस में है। अगर कोई नॉन रिफंडेबल टैक्सेस होते हैं रॉ मटेरियल से रिलेटेड, वो सब कुछ ऐड हो जाना, वो सब कुछ ऐड हो जाना। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं है। क्लोजिंग रॉ मटेरियल ढूंढे 2125। कैलकुलेटर ढूंढे नाम बोले इस अमाउंट। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। जी नेक्स्ट जहन में लाए। नहीं यार क्या हो, नेक्स्ट डायरेक्ट लेबर ढूंढे। हाँ जी, अब डायरेक्ट लेबर के नाम से तो नहीं मिल रहा आपको। सैलरीज एंड बेनिफिट्स ढूंढे। सैलरीज वेजेस एंड बेनिफिट्स, ये सारी सैलरीज एंड वेजेस एंड बेनिफिट्स कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड में आ गई। नोट्स में चले जाए एडिशनल इंफॉर्मेशन में, अब ब्रेकअप शुरू होने लगे हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में कितने परसेंट लिखेंगे? अच्छा परसेंटेजेस अब आनी है, काइंडली वर्किंग होनी है, प्लीज रोज हिम्मत कीजिएगा साहब। तो सैलरीज, वेजेस एंड बेनिफिट्स, ब्रैकेट बनाते हैं, फिगर्स लिखते हैं। टोटल सैलरी है 2367 मल्टीप्लाइड बाय 55%। परसेंटेजेस प्लीज कहाँ है, कौन सा नोट है? नोट नंबर 2 है शायद, लास्ट है। ठीक है लास्ट में ढूंढो, पेज के एंड पे कहीं है सर। 55% मिल गया आंसर 1302। फॉर्मेट जहन में लाके आगे चलते रहे। नेक्स्ट क्या लिखते हैं? फैक्ट्री एवरेज। अब फैक्ट्री एवरेज से मुराद क्या होती है? वेरिएबल फिक्स से मुराद क्या होती है? ऑल अदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस अदर देन रॉ मटेरियल एंड लेबर। अच्छा यहाँ एक प्राइम कॉस्ट की वर्किंग भी हो सकती है अगर करना चाहे, टोटल हो सकता है अगर करना चाहे। ये फैक्ट्री ओवरहेड्स की अब लिस्ट बनवानी है मुझे। क्या ढूंढना है हमने? नहीं ढूंढना क्या, फैक्ट्री के खर्चे ढूंढ, और तरतीब से चले, कोई रह ना जाए, शुरू से शुरू कर। पहली फिगर क्या है शुरू में? सबसे ऊपर, सबसे ऊपर क्या था? स्टार्ट कहाँ से हुई है गेम? तो सेल कहाँ आ गई? जहां आनी थी। पहली फिगर बताए जो अब यहाँ आनी है, उससे ऊपर ना कुछ रहने दीजिएगा, बाकी चीजें ठीक है अभी आनी है शायद कहीं। तो सबसे पहली चीज आ गई स्टोर्स एंड, अच्छा स्टोर एंड स्पेस कंज्यूम्ड, अंडरस्टूड बात है कि फैक्ट्री में ही कंज्यूम होते हैं, मशीनरी स्पेयर पार्ट्स, तो इसका कोई ब्रेकअप भी नहीं है। स्टोर्स एंड स्पेस कंज्यूम्ड, ढूंढते जाना है, लिखते जाना है, बस साथ मेरी कुछ बातें साथ जरूर ध्यान में रखेंगे। 180 सैलरीज एंड वेजेस एंड बेनिफिट्स को हमने डिवाइड कर लिया हुआ है। अब यूटिलिटीज की परसेंटेजेस ढूंढना है सर, कोई स्लैश करके है सर, मिल जाना मिल ही जाना, इंशाल्लाह मिल गए, अल्हम्दुलिल्लाह मिल गए। 734, ये मेरे ख्याल रिपेयर मेंटेनेंस के साथ स्लैश करके लिखा। 734 into 85%, 624, round off wherever is necessary। यूटिलिटीज के बाद डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, जी ठीक है। 1287 फिगर और 70%, जरा बंद ही कर दो थोड़ी देर। 901 परसेंटेजेस मिल रही है। स्टेशनरी
230 मल्टीप्लाइड बाय 25%, 58। जिस तरह नौजवान ये फिगर्स लिख रहे हैं, आधे घंटे बाद खुदा ना खास्ता गर्दन ना थक जाए। 5 ढूंढा वो लिखा, 0 ढूंढा वो लिखा, फिर 8 ढूंढ के वो भी लिखा, 3 दफा एक ही चीज को देखा। कैलकुलेटर पकड़े, एक दफा वर्किंग है ना, बाद में चेक करना। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का रेट है 85% और अमाउंट टोटल दी हुई है 315। आंसर आया है 268। जी और कोई फैक्ट्री एवरेट ढूंढे? आगे इतने सारे तो हैं यार। एडवर्टाइजमेंट के है, बोल दे जरा जल्दी से। फ्रेट आउटवर्ड्स, लीगल प्रोफेशनल, एडमिन में आना है ऑडिटर्स रेम्युनरेशन, एडमिन में आनी डोनेशन, वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड, वर्कर वेलफेयर फंड, लॉस, ये सब अदर्स में। फाइनेंशियल चार्जेस, ये फाइनेंशियल चार्जेस में एक्सचेंज लॉस है वो फाइनेंशियल चार्जेस में। हाँ ठीक है, चॉइस है उसमें। ठीक है जी, टोटल हो जाएगा। फैक्ट्री एवरेट्स का टोटल करें। टू 031 जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स मिल गए साहब? हाँ जी, ये अब क्या क्या आ गया हमारे पास? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया है, लेबर आ गई है, फैक्ट्री एवरेट्स का टोटल आ गया है, नेक्स्ट हेडिंग आ गई टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अब किस किस को सम कर लेंगे? नहीं अभी रह गया यार, अभी टोटल पहले करें, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से लेकर रॉ मटेरियल कंज्यूम प्लस सैलरी प्लस लेबर एंड प्लस ओवरहेड्स 25562। प्लीज टोटल करते जाइए, सही। नेक्स्ट डेफिनेटली अब ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ढूंढना है अपना, और ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस आपने ऐड करके क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस लेस करना है, ताकि क्या आ जाए? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाए। तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस आ गया आपका 73 एंड 125। 73 एंड 125 इज इक्वल टू हो गया 25510। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ये ठीक है जी। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ये फिगर चाहिए थी यार, ऊपर देखें जरा क्या कर रहे थे, कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल रहे थे, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड मिसिंग थी, जाए ऊपर कॉस्ट ऑफ सेल फाइनल हो जाएगा। कंप्लीट कर लें जी प्लीज। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपका आ गया यहाँ तक आंसर? टू 5510 ये आ गई जी वर्किंग, ये लिख तो नहीं रहा इस समय? तो 25510 लिख के आपके क्लोजिंग फिनिश गुड्स की अमाउंट आ गई है 25567। लेकिन ये अभी आई है मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की कॉस्ट ऑफ सेल। नीचे एक और वर्किंग में आने 4.2 कह लें। अब किसकी कॉस्ट ऑफ सेल? कॉस्ट ऑफ सेल ऑफ, बल्कि ऊपर हेडिंग लिखी हुई कॉस्ट ऑफ सेल। मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हो गई इंपोर्टेड गुड्स। इंपोर्टेड गुड्स की ट्रेडिंग होती लग रही है, कैसे पता चला मुझे? नहीं तो क्वेश्चन का डाटा देखें।
परचेज होके बिक रही है, लगा परचेज करके बेच रहे हैं या बना के बेच रहे हैं आप? परचेज लेकिन कहाँ से कर रहे हैं? शायद पाकिस्तान से बाहर से कर रहे हैं, चीजें खरीद के भी बेची जा रही हैं, लेकिन इंपोर्ट मींस पाकिस्तान से बाहर से खरीदी जा रही है। डाटा ढूंढने सिंपल है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ इंपोर्टेड गुड्स 44 प्लस परचेजेस। अब यहाँ भी वो चीजें ज़हन में जरूर लाते जाएं, परचेजेस रिटर्न्स हो, कैरेज इनवर्ड्स हो, टैक्सेस हो, रिफंडेबल नॉन रिफंडेबल हो, वो सब कुछ ऐड हो जाएगा। परचेज रिलेटेड इंपोर्ट ड्यूटीज 658, क्लोजिंग स्टॉक 66, कॉस्ट ऑफ सेल आ गई 636। जी फाइनल अब बता दें क्या करूं? हाँ जी, तो टोटल कॉस्ट ऑफ सेल हो गई है, मैन्युफैक्चर्ड एंड इंपोर्टेड ट्रेडिंग गुड्स फाइनल कर रहा हूँ 25567 25567 प्लस 636, टोटल कॉस्ट ऑफ सेल आ गई है 26203। चलिए प्रॉफिट लॉस में ग्रॉस प्रॉफिट तक करें। जी नोट हो गए? एनी कंफ्यूजन एनीवेयर? कॉस्ट ऑफ सेल लिखें, ग्रॉस प्रॉफिट निकालें और अदर इनकम का नोट बनाएं। जो बोर्ड पे लिखा हुआ अगर कोई लिख रहा तो बता दें। ये वर्किंग तो नहीं, मतलब ये शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। हम प्रॉफिट एंड लॉस में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जो लिख रहे हैं उनकी डिटेल नोट्स में आ रही है, और डेफिनेटली उस डिटेल में फिर वर्किंग्स भी आ रही है। ठीक है, सिर्फ आपको ये बता दिया जाए सेल इतनी है और ये ना बताया जाए सेल किस किस की है, तो शायद वो सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ये डिस्क्लोज का मकसद ये है कि शेयर होल्डर्स को मैक्सिमम चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर से मिल जाए ताकि वो अपना डिसीजन ऑफ इन्वेस्टमेंट कर सके। ठीक है, तो डेफिनेटली उसमें फिर जो चीजें असल में अगर आप देख रहे हैं तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में तो एक समराइज एक लाइन में फिगर आई जा रही है, लेकिन उसकी बहुत डिटेल है, वो डिटेल्स पे नोट्स में। ये क्या फाइनल आंसर आया था? नहीं सॉरी 26203 कॉस्ट ऑफ सेल। जी नुमान साहब ग्रॉस प्रॉफिट बता दो। आप बनाए अदर इनकम का नोट बनाए जो पहुंच गए वहां। मिस्टर नुमान ग्रॉस प्रॉफिट यार चले यार, बाकी अदर इनकम में कितनी फिगर था? 3 है यार, देखेंगे तो पता चलेगा ना यार। रिटर्न ऑन सेविंग अकाउंट यार 18555। अदर इनकम का नोट 5 स्पीड अप हो जाएंगे। अदर इनकम का मीनिंग क्या होता है? मेन रेवेन्यू के अलावा जो भी इनकम है कितनी दी हुई, कौन कौन सी? अमाउंट्स बताइएगा सब, बस कोई एक बता दे बाकी करें आप। स्क्रैप सेल आप बता दें, आप जो सामने बैठे। स्क्रैप सेल कितनी? 16। डिविडेंड इनकम, डिविडेंड तो रिटेन्ड अर्निंग्स में नहीं आता, वो कौन सा होता है?
ये कौन सा है? ये इन्वेस्टमेंट में मिला होगा, रिटर्न ऑन सेविंग अकाउंट टोटल 30। ठीक है जी। अदर इनकम लिख के नेक्स्ट हेडिंग जहन में लाए। हाँ जी, एडमिन एक्सपेंसेस भी पहले लिख सकते हैं, सेलिंग भी, लेकिन सेलिंग एडमिन ना पाने। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मेरा ख्याल बहुत बच्चों वाला हो गया। ठीक, अदर इनकम हो गई, बताएं क्या लिखना है? एडमिन चल, लेकिन एडमिन सेलिंग ऊपर नीचे अगर हो जाए तो ये कोई इश्यू वाली बात नहीं होती। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जी बताएं जी, एडमिन एक्सपेंसेस कितने हैं? नोट बनेगा सर, एक दो कहां से आ गए? सैलरीज में से एडमिन सब में से निकल रहे हैं, फिर गेम शुरू होगी। बनाइए। ये जितने आपने अभी कॉस्ट ऑफ सेल में करवाए उनमें आगे एडमिन और डिस्ट्रीब्यूशन में भी काम होने हैं। हाँ डेफिनेटली कुछ चीजें ऑब्वियस हैं जो सिर्फ एडमिन एक्सपेंसेस में ही आनी है, लेकिन कुछ कॉमन भी है। शुरू हो जाए मेरे ख्याल दोबारा तरतीब से शुरू करें। सैलरीज ढूंढते जाए प्लीज। 2367 into 15%। यूटिलिटीज करते जाए। मैं एक दफा पूछ लेता हूँ आपसे। यूटिलिटीज 734 into 10%। ये एडमिन एक्सपेंसेस में सैलरीज कहां से आ गई? हाँ जी सिंपल, ये है फैक्ट्री के खर्चे पे लगाए हैं। अब हेड ऑफिस में जो एम्प्लॉइज हैं, जो हेड ऑफिस के एसेट्स हैं, हेड ऑफिस में जो बिल है, हेड ऑफिस में स्टेशनरी है, ये सब कुछ यहाँ आ रहा है। हेड ऑफिस की रिपेयर मेंटेनेंस है। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट, उसमें जो एम्प्लॉइज हैं, उसमें जो एसेट्स हैं, उसमें जो खर्चे हैं, उसमें जो बिल है। जी मिस्टर समी कहाँ पहुंचे? जी लिखवाइए फिर। 355 73 129 81 32 71। दो ऑब्वियस है यार, दो मतलब स्पेसिफिक है, रिलेटेड टू एडमिन एक्सपेंसेस, लीगल एंड प्रोफेशनल एंड ऑडिटर्स रेम्यूनरेशन। जी वो नहीं मतलब यहाँ आगे अभी नीचे नोट पर है, पहले एक टोटल आ जाएगा एडमिन एक्सपेंसेस के अंदर और उसका फिर अभी ब्रेकअप होगा। बिल्कुल सही आपके ज़हन में आया। एडमिन एक्सपेंसेस का पार्ट है ऑडिट रेम्यूनरेशन, लेकिन अगर उसकी फिर इंफॉर्मेशन दी हो तो आपने नोट्स में वो ब्रेक करना है, जो भी आप देख के मुझे बताइएगा। यहाँ तक एक टोटल कर लेना 754। तो सेंस तो समझ आ रही ना क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? वही हो रहा है।
व्हाट इज द पर्पस, ये सब कुछ क्या क्यों कर रहे हैं आप? क्या जो शेयर होल्डर इंटरेस्टेड नहीं है वो समराइज फिगर्स देख ले प्रॉफिट लॉस में, और अगर कोई इंटरेस्टेड है ब्रेकअप्स में तो वो आ जाए नोट्स में, और नोट्स में फिर वो अगर फर्दर इंटरेस्टेड है तो जहां जहां हमें कंपनीज एक्ट या स्टैंडर्ड्स ने कहा है तो वहां हम कुछ एक्स्ट्रा डिस्क्लोज देते हैं। ये 754 अब फाइन, ठीक है जी, 754 अब कहाँ आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के पेज पे में 754, और डेफिनेटली एक्सपेंस पे ब्रैकेट्स लगना शुरू हो जाएंगे अपने यहाँ से, अदर इनकम पॉजिटिव आ जाएगी। 754 लिख के वापस आ जरा, जिन्होंने लिख लिया जरा पिछले पेजेस पे जाए। ऑडिटर्स रेम्युनरेशन का डिस्क्लोजर बताएं, ऑडिटर्स रेम्युनरेशन को ब्रेक करना है। तो जॉइंट ऑडिट तो नहीं, जॉइंट ऑडिट और फिर क्या करेंगे? फिर वो जो इन्फॉर्मेशन है वो अलग-अलग करेंगे। तो अब किस किस का ब्रेकअप करना है? ऑडिट फी अलग बतानी है, टैक्सेशन सर्विसेज अलग बतानी है, और आउट ऑफ पॉकेट एक बार नीचे से देख लें एग्जांपल में। आज एक क्वेश्चन पे अप्लाई करें, पहले बनवा दीजिएगा जरा। अब ये नोट नंबर 6 में हम बना रहे हैं, तो इसमें एक फर्दर एक्सप्लेनेशन के लिए 6.1 मैंने कह दिया। तो 6.1 में अब क्या एक्सप्लेन करने लगा? ऑडिटर्स रेम्युनरेशन बना दीजिए, बना दें जरा, इस तरह की जो चीजें नहीं आ रही मतलब देखें। ऑडिटर्स रेम्युनरेशन में टैक्सेशन सर्विसेज और आउट ऑफ पॉकेट बताया हुआ है। तो टैक्सेशन सर्विसेज हैं, टैक्सेशन सर्विसेज के कितने पैसे लिए? 4 मिलियन। आउट ऑफ पॉकेट कितने लिए? आउट ऑफ पॉकेट किसकी पॉकेट में से आउट करवा लिए? हमारी पॉकेट से करवाए नहीं, हम कंपनी बन के सोच रहे हैं। किसने कहां से करवाए आउट? ऑडिटर ने कंपनी की पॉकेट से आउट करवाए। टोटल अब कितना है? 13। तो फिर एक बैलेंसिंग फिगर निकल सकती है ऑडिट फी, मतलब उसने दो चीजें स्पेसिफिक बता दी हैं, टैक्सेशन एंड आउट ऑफ पॉकेट, फिर एक ऑडिट फी का बैलेंसिंग निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये 13 कहाँ आएगा प्रॉफिट लॉस में? उसने एडमिन के अंदर प्लस होना है, वो हो गया है, टोटल आ गया है। अब इसका सिर्फ एक ब्रेकअप बन फर्दर बना। चले आगे, नेक्स्ट क्या हो गया शुरू? सेलिंग होना भी है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेलिंग शायद किस नाम से दिया? डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, नहीं मतलब यहाँ हेडिंग तो शायद नहीं है, नीचे है वैसे पॉइंट नंबर 2 में क्या वर्ड्स लिखे हुए? सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे मीनिंग क्या है? ये डिस्ट्रीब्यूट चीजें बेचने का खर्चा, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। चीजें बेचने पे भी खर्चे होते हैं। चलिए नोट 7 पे शुरू हो गए। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में भी ब्रेकअप हो रहे हैं जी, ऑनलाइन स्टूडेंट साथ हैं जी। सबसे पहले सैलरीज, चले करें जी ये भी 2367 इंटू 30% करते रहे। यूटिलिटीज 734 इंटू 5%, depreciation
दो ऑब्वियस चीजें भी ढूंढिएगा। जी सैलरीज आ गई 710, यूटिलिटीज आ गई 37, डेप्रिसिएशन आ गई 57, अपना करें आराम से। स्टेशनरी आ गई 92, रिपेयर मेंटेनेंस आ गई 16, एडवर्टाइजमेंट एंड सेल प्रमोशन आ गई, एंड फ्रेट आउटवर्ड 127, 643। जो यहाँ पहुंच गए हैं वो आगे क्या ढूंढेंगे, ढूंढे। ये काइंडली डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आपके सामने, कोई अगर किसी जगह कंफ्यूजन है तो बताएं। जिनका हो गया काइंडली अदर एक्सपेंसेस में जाए, लिस्ट बना अदर एक्सपेंसेस में 1 2 3 4 5 है, 4 5 देख लें, 4 है 4 है 5 है, बना लें सर बना लें। सैलरीज का ब्रेकअप भी है नेक्स्ट पेज पे मिस्टर अहमद यूसुफ, वही तो बनाया 3 दफा यार। क्या नेक्स्ट पेज पे सिर्फ सैलरी का ब्रेकअप है? नहीं, वो एक प्रोविडेंट फंड वाला वो एक सेंटेंस लिख देते हैं एट द एंड में। वो नहीं, वो सैलरीज का ब्रेकअप नहीं, वो सिर्फ ये बताया हुआ कि सैलरीज के अंदर प्रोविडेंट फंड और ग्रेजुटी फंड के पैसे हैं, तो वो फाइनली एक सेंटेंस लिख देते हैं नोट्स के एंड में, फाइनली लिख देंगे। जज़ाकल्लाह, आपने सही बताया वैसे, लेकिन वो एज सच ब्रेकअप नहीं है, वो सिंपली ही बताया हुआ कि उसके अंदर है, तो एक सेंटेंस लिख देते हैं। ठीक है, ये अदर एक्सपेंसेस है, नोट नंबर 8 है। जी अदर एक्सपेंसेस, डोनेशन, वर्कर्स प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड, वर्कर्स प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड, जी WPPF बोला जाता है इसे। वर्कर्स वेलफेयर फंड, लॉस ऑन डिस्पोजल, एनीथिंग एल्स। अब एक्सचेंज लॉस का फाइनल कर ले, कहाँ लिखना है? मेरा ख्याल ठीक है, अदर एक्सपेंसेस में। वैसे फाइनेंशियल चार्जेस में भी लिखा जाता है, लिखा जा सकता है जी, चॉइस है वैसे, अदर्स में लिखना है वहां लिखना, एज यू फील लाइक। जी 34 257 98 10, जी बता दें फाइनली कहाँ लिखना, लिख दें यार, बात खत्म। एक्सचेंज लॉस है क्या वैसे? फॉरेन एक्सचेंज में गेन आता है लॉस आता है? गेन हो तो कहाँ जाएगा वो, फिर अदर इनकम में मेरा ख्याल ठीक है। ये एक्सचेंज लॉस आ गया, बताइएगा फिर कितना? 22 टोटल 421। ये काइंडली डोनेशन के जरा ढूंढे थे स्क्वायर, हाँ ये जरा लिखे हैं जरा अंग्रेजी में थोड़ा।
अगर डायरेक्टर अगर डोनी में डायरेक्टर का तो फिर अमाउंट रेलिवेंट नहीं है, बस फिर क्या बताना, फिर डायरेक्टर का नाम भी बताना है, मैं ख्याल ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी, नेम ऑफ डोनी भी है, डायरेक्टर का नाम भी, और फिर उसका इंटरेस्ट मींस उसका डेजिग्नेशन सॉर्ट ऑफ बनाया था अंग्रेजी में, नोट कर। ये नोट नंबर 8.1 हो जाएगा, इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन हो रही है 8.1 लिखो। डोनेशन ऑफ रुपीज 5 मिलियन किसको दी? डोनेशन ऑफ रुपीज 5 मिलियन इज गिवन टू डेट्स कैंसर फाउंडेशन ये आगे क्या लिखे? in which one of the company director company's director, इसका नाम मिस्टर पीनट is ट्रस्टी। क्वेश्चन का सेंटेंस ही लिखना शायद थोड़ा सा अरेंज करके। ये डन। ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखनी फाइनली कहां तक पहुंच गए? नोट नंबर 9 फाइनेंशियल चार्जेस। फाइनेंशियल चार्जेस में बोले जी चीजें अपने सारे स्टैंडर्ड्स हैं में रख के जरा बताएं फाइनेंशियल चार्जेस में क्या क्या पॉसिबल है। यहाँ जो लिखा वो भी लिखते रहे, और सारे स्टैंडर्ड सिलेबस में जितने पढ़े आपने उसमें जरा बताएं फाइनेंशियल चार्जेस में क्या क्या शामिल हो सकता है, तो पूरा करें 3-4 चीजें। लीज देने वाला है, लीज का इंटरेस्ट होगा फाइनेंशियल चार्जेस, लीज फाइनेंशियल चार्जेस। अगर कोई शॉर्ट टर्म लीज हो तो उसके रेंटल कहाँ लिखेंगे? नहीं मिल मतलब लेसी के एंगल से एक्सपेंसेस में लिखेंगे, वहाँ फाइनेंशियल चार्जेस में फिर रहने दें अदर एक्सपेंसेस। जी अली हैदर साहब ने बड़ी अच्छी चीज एक याद करवाई है। हाँ जी, अनवाइंडिंग एंट्री कंटिंजेंट है नहीं, एक मिनट, अनवाइंडिंग की एंट्री बोलो, फाइनेंस कॉस्ट में बाकी डेफिनेटली डिबेंचर इंटरेस्ट, क्या ये फर्स्ट 9 में एक मिनट जरा डेप्थ में जाएगा, डेट इंस्ट्रूमेंट सही वर्ड के साथ बताएं कौन सा इंटरेस्ट? नहीं, डेट इंस्ट्रूमेंट खरीदा अभी, परचेज किए, कौन सा इंटरेस्ट? एक्चुअल वाला, तो वो तो इनकम होगी, लेकिन कौन सा इनकम? इफेक्टिव वाली, एक्चुअल वाली या इफेक्टिव वाली? लेकिन अगर प्रॉफिट एंड लॉस मेथड है तो एक्चुअल वाली ही विदाउट एनी टेबल, और अगर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट की है फिर तो इंटरेस्ट होगा ही नहीं, फिर तो डिविडेंड इनकम होगी, और वहां टेबल की बहस ही नहीं है, तो वो अदर इनकम है। फाइनेंशियल लायबिलिटीज में, फाइनेंशियल लायबिलिटीज में इफेक्टिव इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा या एक्चुअल इंटरेस्ट? इफेक्टिव इंटरेस्ट की एंट्री बोलने की कोशिश करें, डेबिट फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट, और एक्चुअल इंटरेस्ट की फाइनेंशियल लायबिलिटी डेबिट कैश क्रेडिट, दोनों तो नहीं ना आने फिर। और कोई लीज, बोरिंग कॉस्ट, बैंक चार्जेस, IFRS 15 में है, लेकिन वो तो इनकम के एंगल से बने। हाँ जी, वो भी अदर इनकम, अनवाइंडिंग इनकम है वो। चले लिखते सोचते हैं और कोई एक और चीज में आ रही। फाइनेंशियल चार्जेस, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स,
नीचे गिर गया। फाइनेंशियल चार्जेस ऑन शॉर्ट टर्म बोरिंग क्या होती है? हाँ जी, शॉर्ट टर्म लोन है, उस पर इंटरेस्ट है। ये लोन आ रहा है यहाँ या उसका इंटरेस्ट आ रहा है? और दो चीजें ही फ्री है। एक्सचेंज लॉस आपने उधर लिख लिया, फाइनेंशियल चार्जेस ऑन लीज। इलेवन टोटल 144। चलें प्रॉफिट लॉस फाइनल करें जी। प्रॉफिट बिफोर टैक्स सब आ जाए, वाइंड अप करेंगे। टैक्स भी गिवन है, ढूंढने जरा लास्ट पॉइंट में। टैक्स के कंपोनेंट्स बता दें, पूरे कर दें, पूरे कर दें, सारे ही कर दें। जी होगी वर्किंग। ये प्रॉफिट लॉस फाइनल हो रहा है जी, ऑनलाइन स्टूडेंट से इकट्ठे। ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का टोटल बताइएगा, मेरा जरा टोटल रहता है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का टोटल कितना आता है जी? 6431। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बाद अदर एक्सपेंसेस थे 421। फाइनेंशियल चार्जेस थे 144। नेक्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे? पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे आएगा, सॉल्व करें। प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस 10835। 10835। ये अब टैक्स में दो चीजें नोट बनाएं या यही बॉक्स बना दें? कैसे यूज टू है हम, शायद इधर ही ब्रेक बना रहे होते थे, इधर ही बना दो। लेकिन डेफिनेटली इसका नोट भी बन सकता है। करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स और तीसरा टैक्स प्रायरी पीरियड भी हो सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह किन किन कौन कौन से नाम है? बस करंट टैक्स बताइए कितना है? 1440 की एंट्री हो जाए यार। करंट टैक्स पेएबल की जगह प्रोविजन वर्ड कर लेते हैं। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी लिखो यहाँ या एक्सपेंस लिखो? एक्सपेंस ही लिखना है यार। समी क्या हो गया, क्यों क्या कर रहा है? लेकिन क्या पता चला था, मेरे ख्याल ब्रॉड डाउन नहीं दिया हुआ था। तो 3120 ही क्या है, से क्या हो गया? क्लोजिंग ही एक्सपेंस हो। ये कैसे पता चला मुझे कि डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस है? टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस। टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस अगर रेट लगेंगे तो लायबिलिटी है, और ओपनिंग लायबिलिटी अगर नहीं है तो लायबिलिटी क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट। रेट लगा देना यार, मैंने कब कहना लगाया, लगा दे। 30%, सॉरी है 35 है। 1092 और डिफरेंस डेफर्ड टैक्स होता है। जी ठीक है, 1092। ये फाइनली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कौन से पेज पे? आप पेज नंबर बताइए। नहीं, बुक का पेज 250 पे। ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बता दे, तो लास्ट टाइम से फिगर ही बता दे। 808303 जी। नहीं ये लिखने लगे, एक रह गया नोट। ये कौन सा पॉइंट कह रहा है? एक नोट रह गया जी हमारा फाइनली, वो सैलरीज के अंदर प्रोविडेंट फंड पेबल 8303 और ग्रेजुटी फंड का जो एक लाइन लिखी है वो एज इट इज कहीं लिख देना जी। सैलरीज के अंदर प्रोविडेंट
फंड और ग्रेजुटी फंड होगा? ग्रेजुटी एक्सपेंस की एंट्री बोले, एक्सपेंस डेबिट होना ना, तो ये सैलरीज के अंदर हिस्सा होगा, सैलरीज का हिस्सा है ओवरऑल। और हेड ऑफिस की सैलरी से रिलेटेड है तो हेड ऑफिस में होगा, फैक्ट्री से रिलेटेड है तो वहां होगा। और अगर सेलिंग एम्प्लॉय, जहां जहां एम्प्लॉइज होंगे वहां ग्रेजुटी एक्सपेंस होगा। और इस तरह प्रोविडेंट फंड भी एक्सपेंस है। प्रोविडेंट फंड तो एम्प्लॉय नहीं देता, एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन भी एक्सपेंस है। ये एक सेंटेंस लिखना है फाइनली, कौन सा नोट बन जाएगा? नोट नंबर 10, सेंटेंस बोलें जल्द से। Salaries include an amount of rupees 54 million for provident fund payable and 44 million for ठीक है जी। अब जो चीज रिक्वायर्ड होगी ना वो ये है, पेज नंबर 231 पे आंसर, पेज नंबर 231 पे रिक्वायर्ड आपसे बस ये होगा कि ना चाहते हुए भी इस पेज नंबर 231 से लेके पेज नंबर 247 तक ना चाहते हुए भी एक दफा पेपरों से पहले और एक दफा ना चाहते हुए पेपरों के बाद नहीं, पेपर से एक दिन पहले, पेपर से एक दिन पहले इसको जरूर एक नजर रीड कर लिया जाए। ये बस ताजा ताजा जहन में होना चाहिए, ये रट्टा ना है और ना ही जरूरत भी है। अगर आपने नोट किया हुआ करते हुए तो डाटा दिया होता है, बस जहन में सिर्फ इतना क्लिक होना चाहिए कि ये डाटा किसी तरीके से प्रेजेंट होता है। तो ना चाहते हुए भी एक दफा कब नहीं, एक दफा आज, एक दफा आज, एक दफा अगले 2-3 हफ्ते आपको मिलेंगे उसमें, और एक दफा ना चाहते हुए भी 15, 20, 25 मिनट एज क्लोज टू एग्जाम हॉल एज पॉसिबल। ठीक है, उसका क्या मतलब